नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हो उनके विषय में हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न और अनेक प्रकार के जैसे भी प्रश्न बन सकते हैं उनके विषय में हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दूसरा कथन कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तीसरा कथन कह रहा है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? आपको बताना है कि कथन एक और दो दोनों सही है, या फिर केवल दो सही है, या केवल एक और तीन सही है, या एक दो तीन सभी सही है। तो यहाँ पर केवल एक और दो दोनों ही कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। ये विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या में बताया गया है, देखो, कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अनुसार ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। कथन तीन गलत है, क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का एक ही सचिव होता है। एक ग्राम सभा का एक ही सचिव होता है, जिसे सेक्रेटरी नाम से जाना जाता है। एक इस व्यक्ति का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या इसकी नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाना और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं यानी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना है। तीन कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों का पढ़ने के बाद में हम जैसे ही विचार करेंगे तो उसका उत्तर हमारे सामने होगा। देखिए, हमारा पहला जो कथन है वो कह रहा है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वे अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। कथन दो कह रहा है कि संविधान के अनुसार लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तीसरा कथन कह रहा है कि ये सेवाएं लाभ यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं और इसलिए इनका शुल्क अधिक रहता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य से जो भी प्राथमिक चिकित्सालय चलाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ठीक है। और वहाँ पर अधिक शुल्क भी नहीं रहता है, जैसे 1 रुपया या 10 रुपये का जो भी वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, फिर उसके बाद में वहाँ पर अधिक खर्चा नहीं होता। जितना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जितना खर्चा होता है इतना सरकारी अस्पतालों में खर्चा नहीं होता। तो इसलिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसमें जो कथन दिए गए हैं उन पर एक बार विचार कर लेते हैं और उन्हें देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा यहाँ पर कथन सही हो सकता है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक दो तीन सभी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है केवल एक और दो। ठीक है। देखिए, हमारा कथन एक कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र केंद्र और अस्पतालों जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और वे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को कवर करते हैं। कथन दो कह रहा है कि संविधान के अनुसार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यह नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं डीपीएसपी, उनमें इसकी झलक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कथन तीन गलत है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सेवाएं जो हैं मुफ्त या बहुत कम लागत पर प्रदान की जाती हैं, ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकें और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी इंडियन सेकुलरिज्म और संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में मुख्य अंतर क्या है? ये आपको बताना है। यानी भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता दोनों में क्या अंतर है? इंडियन सेकुलरिज्म और अमेरिकन सेकुलरिज्म दोनों में अंतर बताना है। और यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं उनको पढ़ करके पता चलेगा कि क्या हमारा सही हो सकता है।
देखिए पहला कथन कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में राज्य और धर्म के बीच सख्त अलगाव यानी स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जबकि भारत में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में जो राज्य है वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी अमेरिका में न तो धर्म जो है, धार्मिक संस्थाएं जो हैं वे राज्य के किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं, और ना ही राज्य यानी गवर्नमेंट जो है वह धर्म के किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी वहां पर दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है। इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी यानी प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बनाए रखता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह संविधान के आदर्शों जैसे छुआछूत को खत्म करना आदि पर आधारित हो। दूसरा कथन है कि भारत में कोई भी राज्य धर्म स्टेट नहीं है, यानी स्टेट रिलीजन नहीं है। यानी किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, देश का कोई अपना स्वयं का धर्म नहीं है। ठीक है। और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है। यानी अपना तो कोई धर्म है नहीं देश का स्वयं का, यानी स्पेशल कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा और उनके साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संसद और कानून निर्माण के संदर्भ में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का उदाहरण एनसीईआरटी में किस संदर्भ में दिया गया है। ये इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है कि एनसीईआरटी में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संसद और कानून निर्माण के संदर्भ में क्या सही है आपको बताना है। न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाने के लिए, या विकल्प दिए गए हैं। अगला विकल्प है यह समझाने के लिए कि लोगों की आवाज़ संसद तक कैसे पहुंचती है और कानून का रूप लेती है। अगला विकल्प है हमारा विकल्प नंबर सी, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समझाने के लिए, या विकल्प नंबर डी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझने के लिए या समझाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 8 के अनुसार जिसका अध्याय है हमें संसद क्यों चाहिए, तो इसमें इस अधिनियम का उदाहरण यह बताने के लिए विस्तार से दिया गया है कि नागरिक समाज और लोगों की आवाज़ जैसे वकीलों के समूह, कानून के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे संसद के नए मुद्दों पर कानून बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह दर्शाता है कि कानून के बनाना केवल संसद का काम नहीं है, बल्कि इसमें जनता की भी भागीदारी अहम होती है। ठीक है। अब हम अध्यायवार चलेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अनुसार। तो इसमें देखिए हमारा पहला अध्याय है विविधता की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारत की विविधता के संदर्भ में लद्दाख और केरल के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें से सही है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां बहुत कम खेती संभव है, जबकि केरल मसालों की खेती जैसे काली मिर्च, लौंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन कह रहा है लद्दाख और केरल दोनों ही क्षेत्रों की संस्कृति पर केवल चीनी व्यापारियों का प्रभाव पड़ा है। तीसरा कथन कह रहा है केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जाल को चीना वाला कहते हैं, जो चीनी मूल का संकेत करता है या देता है। कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। केवल एक और तीन, या केवल दो और तीन, या एक दो तीन सभी। तो इसका सही उत्तर है एक और तीन सही है। आप थोड़ा सा पॉज करके या बैक करके इन्हें देख लिया करिए कि कौन सा कथन किस प्रकार से उसमें कहा गया है और कौन सा सही बताया जा रहा है। ठीक है। हमारा जो कथन दिया गया है पहला वाला, उसमें कहा गया है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है
और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर खेती कम होती है। लोग पश्मीना ऊन के लिए भेड़ पालन करते हैं। वहीं केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा राज्य है, जो पहाड़ियों पर मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इस प्रकार की खेती करने के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन है, एनसीईआरटी स्पष्ट करता है कि भूगोल अलग होने के बावजूद दोनों क्षेत्रों का इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों से जुड़ा है। दोनों ही क्षेत्रों को चीनी और अरब व्यापारियों ने प्रभावित किया, न केवल चीनी ने, यानी चीन देश के निवासियों ने केवल इसे प्रभावित नहीं किया, बल्कि चीन और अरब देश के व्यापारियों ने इसे प्रभावित किया। अरब व्यापारी केरल में मसाले लेने आए और लद्दाख के रास्ते मध्य एशिया तक गए। ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है हमारा, केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए गए उन्हें चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को चीनी मिट्टी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है, अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाक्यांश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक में और किस पुस्तक में किया था? किसने अपनी किस पुस्तक में किया था, ये आपको बताना है। तो गांधी ने हिंद स्वराज में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में, नेहरू ने भारत की खोज, या अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति का विनाश, इनमें से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया था। अब देखिए, यह एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो अक्सर स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, और उन्होंने ही भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता का विचार दिया था। ठीक है। उसके बाद में देखिए, अध्याय 2 क्या कह रहा है, और अध्याय 2 का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले विविधता में भेदभाव यानी डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडाइस और रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टेरियोटाइप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन्हें पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम व्याख्या देख लेते हैं, तो हमारी पूरी समझ विकसित हो जाती है उसके क्षेत्र में। तो देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है, पूर्वाग्रह का अर्थ है दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना और या उन्हें अपने से कमतर यानी इन्फीरियर मानना। दूसरा कथन है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, भारत के संविधान में समानता सुनिश्चित करने के लिए अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो तीन सभी? तो एक दो तीन सभी सही है। तो कथन देख लेते हैं कौन कौन से कथन इसमें सही है। देखिए, तीनों ही कथन सही है, लेकिन विस्तृत व्याख्या भी देखनी है हमें। पूर्वाग्रह का मतलब देखिए, पूर्वाग्रह का मतलब है बिना तथ्यों के जाने दूसरों के बारे में राय बना लेना, मतलब किसी के विषय में मनचाही अवधारणा विकसित कर लेना। ठीक है। जैसे यह सोचना कि गांव के लोग अज्ञानी होते हैं या अंग्रेजी भाषा ही सबसे अच्छी है, यह नकारात्मक होते हैं। ठीक है। जैसे हम किसी के विषय में सोच लें कि अमुक व्यक्ति सबसे खराब व्यक्ति है, ठीक है, उसमें तो केवल अवगुण ही अवगुण है, तो इस प्रकार की अवधारणा किसी के विषय में बना लेना ये खराब है। ठीक है। दूसरी बात, रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी समूह के प्रति एक पक्की राय बना लेना। जैसे लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में देखने से रोकता है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुभवों और समानता की लड़ाई के फलस्वरूप संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता
एक अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म यानी एबलिश्ड कर दिया जाना चाहिए या कर दिया गया है। अनुच्छेद 17, हालांकि अनुच्छेद 17 में ये पूरा वर्णन दिया गया है इसका, और कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इस अनुच्छेद के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु अनुच्छेद 17 में इस प्रकार से कहा गया है कि अस्पृश्यता जो है ये कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एनसीईआरटी कक्षा 6 में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। आप इसमें से किसी भी प्रकार से इसे थोड़ा सा बदलाव करके भी प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे वहां पर हो सकता है परीक्षा में एनसीईआरटी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। ठीक है। परंतु देखिए, उन्हें भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। उन्होंने महार जाति में जन्म लिया था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, या फिर वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की और वे वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1 2 3 सभी? तो 1 2 3 सभी सही है। इनकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। ये तीनों कथन एनसीईआरटी के अध्याय 2 में अंबेडकर के जीवन परिचय में दिए गए हैं और तीनों ही सत्य हैं। वे महार जाति के थे और महार लोग गरीब होते थे। उनके पास जमीन नहीं होती थी और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। अंबेडकर ने इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन तक किए। बाद में बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वहां सभी को समान माना जाता था। ठीक है। इसमें अतिरिक्त बिंदु देख लेते हैं। केरल, यहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं केरल में। सेंट थॉमस ईसा मसीह के धर्मदूत लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। लद्दाख लद्दाख इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ से होकर ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यहाँ के स्थानीय गीतों और कविताओं का मौखिक संग्रह बहुत समृद्ध है। तिब्बती ग्रंथ केसर सागा यहाँ बहुत प्रचलित है, जिसे मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं। केसर सागा कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। तीसरा अध्याय है सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। इसके विषय में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। यानी एनसीईआरटी में इस अध्याय से जो भी प्रश्न बन सकते हैं यूपीएससी स्तर के, उन्हें हम देख लेते हैं। सरकार के स्तर यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर यानी 2000 रुपये का नोट जारी करने का निर्णय। राज्य स्तर 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद को सुलझाना। और स्थानीय स्तर गांव में सार्वजनिक कुआं खुदवाने का निर्णय करना। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, या केवल 1 और 2, या 1 2 3 सभी? तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 3। देखिए, राष्ट्रीय स्तर क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश की सुरक्षा, मुद्रा यानी करेंसी के विनियमन से और दूसरे देशों से संबंध रखने से। नोट जारी करना केंद्र सरकार यानी आरबीआई का कार्य है। आरबीआई केंद्र सरकार के अधीन होती है। गलत कथन राज्य सरकार का है। ये राज्य सरकार वाला जो कथन था वो दूसरा वाला वो गलत है। 2 राज्यों के बीच विवाद जैसे नदी जल विवाद को सुलझाना आमतौर पर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का विषय होता है, न कि किसी एक राज्य का। राज्य स्तर की सरकार का काम अपने विशिष्ट राज्य के अंदर व्यवस्था जैसे जैसे राज्य में बोर्ड परीक्षा कराना, राज्य पुलिस देखना यानी स्टेट पुलिस, जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, उसकी निगरानी करना। ठीक है। तीसरा है स्थानीय स्तर। तो ये कथन सही था हमारा। स्थानीय सरकार का मतलब गांव या शहर के स्तर पर सरकार से है, जैसे पंचायत या नगर पालिका। गांव में कुआं खुदवाना, पार्क बनवाना, नाली बनवाना इसी के क्षेत्र में आते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया गया है हमारा, प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से
लोग सीधे तौर पर शासन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, आज की लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र ही कहा जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, स्वतंत्रता से पहले भारत के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक दो तीन सभी? तो इसका सही उत्तर है केवल एक और दो। देखिए, पहला जो कथन है वो सही है। इसमें जो कहा गया है उसे देख लेते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, लेकिन आधुनिक समय में विशाल जनसंख्या के कारण लोग सीधे यानी डायरेक्टली शासन नहीं करते, बल्कि प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा कथन है, भारत अमेरिका आदि देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तीसरा कथन गलत है। स्वतंत्रता से पूर्व यानी ब्रिटिश भारत में बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जिनके पास संपत्ति होती थी या जो शिक्षित थे, केवल वे ही वोट दे सकते थे। इसी भेदभाव के खिलाफ गांधी और अन्य नेताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग की थी। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सरफेज मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, या सरफेज मूवमेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यह आपको बताना है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन से, अमेरिका में दासों की मुक्ति से, महिलाओं द्वारा मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार मांगने से, या भारत में किसानों के आंदोलन से। तो इनमें से कौन सा सही कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा मताधिकार की मांग से। ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी में स्पष्ट उल्लेख है कि सफरेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पुरुष लड़ाई पर गए थे, तो महिलाओं ने उन कामों को संभाला जो पुरुष पहले से करते थे, यानी जो पुरुषों के माने जाते थे। इससे यह रूढ़ी टूटी कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। इसके बाद महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की, जिसे सफरेज मूवमेंट के नाम से या महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया या कहा गया। अब नोट देख लीजिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में मिला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गांधी ने 1931 में किस पत्रिका यानी किस जर्नल में निम्नलिखित में से क्या लिखते हुए यह कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। तो किस जर्नल में कहा था? केसरी में, हरिजन में, यंग इंडिया, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है यंग इंडिया में। व्याख्या देखिए, यह एक स्रोत आधारित यानी सोर्स बेस्ड प्रश्न है, जो अक्सर परीक्षाओं में उद्धरण यानी कोट के रूप में पूछा जाता है, कोटेशन के रूप में पूछा जाता है। एनसीईआरटी कक्षा 6 के पृष्ठ संख्या 33 पर गांधी जी का यह कथन दिया गया है, जो उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। इसके माध्यम से उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी वोट देने के अधिकार यानी वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वकालत की थी। उसके बाद में अध्याय 3 है, मुख्य टेक अवे, की टेक अवे ऑफ यूपीएससी। इसमें क्या क्या बताया गया है इसे देख लेते हैं। सरकार की परिभाषा क्या है इसे देख लेते हैं। सरकार केवल कानून नहीं बनाती, बल्कि उन्हें लागू यानी एनफोर्स भी करती है। जैसे बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाना सरकार की लागू करने की शक्ति है। ठीक है, नियम लागू करने की शक्ति है। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र यानी मोनार्की vs लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, इसके विषय में देख लेते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों का आधार बताना पड़ता है जबकि और सफाई देनी पड़ती है, जबकि राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय की सफाई देने की जरूरत नहीं होती। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व यानी की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि उसके बाद जनता की भागीदारी और विवादों का समाधान भी उतना ही अहम है। यहाँ इस अध्याय से यूपीएससी के लिए संभावित प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए अगला जो अध्याय है लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के विषय में देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है रंगभेद यानी एपर्टाइड व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित एक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बांटती थी। इस व्यवस्था के संदर्भ में इस व्यवस्था के तहत अश्वेत लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें श्वेत लोगों के साथ रहने और उनकी सुविधाओं का उपयोग करने की पूरी छूट थी। क्या ये सही है? या फिर नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या एक दो तीन सभी सही? तो इसका सही उत्तर केवल एक और तीन है, क्योंकि दूसरा वाला जो कथन था वो गलत था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ या उनकी साथ रहने या उनकी सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार काली चमड़ी वाले लोगों को नहीं था। देखिए रंगभेद का मतलब त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को श्वेत यानी व्हाइट और अश्वेत यानी ब्लैक और रंगीन चमड़ी यानी इंडियन या कलर्ड वाली नस्लों में बांटा गया था। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि कानून के मुताबिक ये नस्लें एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं सकती थी। उन्हें अलग अलग बस्तियों में रहना पड़ता था और वे आम सुविधाओं जैसे अस्पताल, बस, ट्रेन, यहाँ तक कि पार्कों की जो बेंच भी होती थी उन तक में भी भेदभाव किया जाता था। उनका भी साझा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एम्बुलेंस भी अलग अलग होती थी। ठीक है, आगे कथन नंबर 3 कहा गया है। तीसरे कथन में क्या कहा गया है? नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अंततः 1984 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना और सभी नस्लों को बराबर माना गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद यानी कावेरी वाटर डिस्प्यूट के संदर्भ में एनसीईआरटी कक्षा 6 में किन दो प्रमुख बांधों यानी डैम्स का उल्लेख किया गया है? हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध, या कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध, या ऑप्शन सी कह रहा है सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध, या ऑप्शन डी कह रहा है तुंगभद्रा बांध और अलमट्टी बांध। तो इसका सही उत्तर है कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध। विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि यह प्रश्न विवादों का समाधान विषय के अंतर्गत आता है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध, जिसे बेंगलुरु का पानी मिलता है और सिंचाई होती है इससे। दूसरा, तमिलनाडु में इस नदी पर मेट्टूर बांध बना है, जिससे डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। और विवाद का कारण क्या है? दोनों बांध एक ही नदी पर हैं। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध में पानी तभी भर सकता है जब कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध में पानी छोड़े। चूंकि दोनों राज्यों को अपनी अपनी जरूरतों के लिए पानी चाहिए, इसलिए संघर्ष होता है। यहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 कह रहा है लोकतंत्र में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें गलत बताना है। ठीक है, देखिए चुनाव में वोट देना भागीदारी का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन बी है लोग धरने यानी जुलूस और हड़ताल के माध्यम से सरकार के निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। ऑप्शन सी है अखबार, पत्रिकाएं और टीवी भी सरकार की जिम्मेदारी को तय करने में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी है सामाजिक आंदोलन सरकार को उनके काम करने के तरीके के लिए चुनौती दे सकते हैं। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसमें कथन ए गलत है। देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या।
लोकतंत्र में भागीदारी केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन बाकी समय लोग अन्य तरीकों से भागीदारी या भाग लेते हैं। ठीक है। अगर सरकार बिजली के दाम बढ़ा दे तो लोग हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर कैंपेन, रैलियां और धरने आयोजित करके अपना विरोध जताते हैं। यह भी लोकतांत्रिक भागीदारी का हिस्सा है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। न्याय और समानता यानी जस्टिस एंड इक्वलिटी के संदर्भ में एनसीईआरटी क्या मुख्य विचार प्रस्तुत करती है, ये बताना है आपको। इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन कह रहा है सरकार लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान जैसे फीस माफी आदि करती है, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक न ही दो दोनों। तो इसका सही उत्तर केवल एक। केवल एक सही है, क्योंकि देखिए विस्तृत व्याख्या में देख लेते हैं। समानता के बिना न्याय संभव नहीं है और अन्याय के बिना और न्याय के बिना समानता अधूरी रहती है। यानी अन्याय होने पर समानता नहीं हो सकती। जैसे छुआछूत को इसलिए बंद किया गया क्योंकि यह समानता का उल्लंघन करता था और अन्यायपूर्ण था। दूसरा कथन गलत है। सरकार द्वारा लड़कियों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना जैसे स्कूल फीस कम करना या आरक्षण असमानता के खिलाफ समानता के खिलाफ नहीं है। यानी असमानता ये नहीं है, बल्कि यह न्याय सुनिश्चित करने का तरीका है। समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, इसलिए बराबर का स्तर पाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने पड़ते हैं। इसे सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, जो न्याय संगत है। अगला अध्याय है हमारा स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं इसके अध्याय नंबर 4 के। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। हेक्टर पीटरसन के बारे में देखिए। एनसीईआरटी में एक अश्वेत छात्र की कहानी है जिसे पुलिस ने गोली मार दी थी क्योंकि वह और उसके साथी अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए मजबूर किए जाने का विरोध कर रहे थे। वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। यह 1976 की घटना है। इस विषय में पूछा जा सकता है कि ये 1976 की घटना मतलब ये कब की घटना है, या कौन सी भाषा का वो समर्थन कर रहे थे, या जूलू कहाँ की भाषा है। ठीक है। पुलिस की भूमिका। जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो पुलिस का काम तनाव और हिंसा को रोकना होता है। यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या बनाए रखने का हिस्सा है। ठीक है, बनाए रखने का हिस्सा है। उसके बाद में पंचायती राज यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को समझने की यह पहली सीढ़ी है। यहीं से 73वें संविधान संशोधन की समझ विकसित होती है। यहाँ इस अध्याय से प्रबल संभावित एमसीक्यूज और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा अध्याय 5 पंचायती राज। पहला प्रश्न कह रहा है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इस पर विचार करना है। मतलब इन कथनों पर विचार करना है, फिर उसके बाद में बताना होगा सही और गलत के बारे में। पहला कथन कह रहा है ग्राम सभा का काम ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकना है, जैसे पैसों का दुरुपयोग करने से रोकना। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा कथन कह रहा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल होती है, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही उसे चुनते हैं। तीसरा कथन कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल आने वाले लोगों बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों की सूची को मंजूरी देना ग्राम पंचायत का अंतिम निर्णय होता है, जिसमें ग्राम सभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए इसमें विकल्प दिए गए हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक और तीन, या एक दो तीन सभी। तो इसका सही उत्तर है एक और तीन, एक और दो। ठीक है, एक और दो। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन सही है क्योंकि ग्राम सभा पंचायत पर नियंत्रण रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह पंचायत को पैसों के दुरुपयोग करने और किसी खास व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचने से रोकती है। ठीक है, गलत लाभ पहुंचाने से रोकती है। दूसरा कथन है
ये सही है क्योंकि ग्राम सभा ग्राम सभा के सदस्य जो वोटर्स होते हैं वे ही पंच और सरपंच चुनते हैं, इसलिए ग्राम पंचायत को अपने कार्यों का जवाब ग्राम सभा की बैठकों में देना पड़ता है। कथन 3 गलत है। एनसीईआरटी में हरदास गांव की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि बीपीएल सूची में किसका नाम होगा और इसे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत यानी अप्रूव किया जाना आवश्यक है। अगर सूची में कोई गड़बड़ी है, जैसे अमीर का नाम है गरीब का नाम नहीं, तो ग्राम सभा के सदस्य सवाल उठा सकते हैं और उसे सही करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के संदर्भ में सही क्रम ऊपर से नीचे की ओर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद या और उसके बाद में पंचायत समिति। क्या ये सही क्रम है? गलत है, ये नीचे से ऊपर की तरफ हो गए। ठीक है, और इसमें भी जिला परिषद जो है वो बीच में आ गया है, जबकि जिला परिषद सबसे ऊपर होता है इनमें। ऑप्शन बी कह रहा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये नीचे से ऊपर की तरफ हो गए, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, और डी ऑप्शन कह रहा है ग्राम सभा, वार्ड समिति, जिला परिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक स्तर पर जाना जाता है, ठीक है, या क्षेत्र पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद में जिला परिषद। ठीक है, फिर उसके बाद में व्याख्या देख लेते हैं। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो गांव के स्तर पर होती है। दूसरा स्तर है विकास खंड के स्तर पर यानी ब्लॉक के स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति होती है। एक पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। तीसरा कथन कह रहा है, तीसरा स्तर है जिला स्तर पर जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यह पूरे जिले के विकास योजनाएं बनाती है। पूरे जिले की विकास योजनाएं कौन बनाती है? जो जिला परिषद होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या शामिल है? तो पहला कथन कह रहा है घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्स से मिलने वाली राशि। दूसरा कथन कह रहा है निम्नलिखित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से आती है। तीसरा कथन कह रहा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान यानी डोनेशंस। तो इसका कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल एक और दो, केवल दो, या एक दो तीन सभी। तो एक दो तीन सभी सही है। व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ग्राम पंचायत के पास अपना काम सड़क, नाली और स्कूल मरम्मत कराना और आदि जो काम होते हैं उन्हें कराने के लिए पैसा इन 3 मुख्य जगहों से आता है। स्थानीय कर यानी घरों, दुकानों, मेलों आदि पर कर लगाकर। दूसरा है सरकारी अनुदान यानी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा जो ऊपर के स्तर जनपद या जिला से होकर आता है। तीसरा है सहयोग से सामुदायिक कार्यों के लिए दान के द्वारा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। संभर यानी वाटरशेड विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है, जिसका उल्लेख एनसीईआरटी में अध्याय 5 में किया गया है। बिजली उत्पादन बढ़ाने से, पानी के संरक्षण और भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने से, ऑप्शन सी है सड़कों के निर्माण से, या ऑप्शन डी है स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पानी के संरक्षण और भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने से है। व्याख्या देख लेते हैं। अध्याय में हरदास गांव की समस्या पानी की कमी का जिक्र है। वाटरशेड यह पानी के संरक्षण की एक तकनीक है। इसमें खाली पेड़ जमीन पर पड़े जमीन पर पेड़ लगाना, खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाना, नाले पर चेक डैम या छोटे बांध बनाना और टंकियां बनाना आदि शामिल हैं ताकि बारिश का पानी बहकर बर्बाद ना हो
और जमीन के नीचे चला जाए, ठीक है, जिससे जमीन भूजल वाटर जो है रिचार्ज हो सके और जिससे कुओं में पानी का स्तर बढ़ सके। अध्याय 5 के मुख्य बिंदु देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सचिव क्या होता है, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि सचिव का चुनाव नहीं होता, सचिव का चुनाव नहीं होता। वह सरकार जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है और उसका काम बैठकें बुलाना, निर्णयों का रिकॉर्ड रखना आदि होता है। वार्ड क्या होता है, आपने पंचायत चुनाव के समय में वार्ड नाम सुना होगा। हर गांव छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता है जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड एक प्रतिनिधि हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे पंच कहते हैं, ठीक है, या सदस्य नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में निर्मल ग्राम पुरस्कार, जिसमें एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, उन गांवों के लिए है जिसमें जिन्होंने स्वच्छता और विकास में बेहतरीन काम किया है। महाराष्ट्र के 2 पंचों का उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद में अध्याय 6 के विषय में देखिए। अध्याय 6 में क्या बताया गया है, गांव का प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे लेखपाल, पटवारी आदि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मुख्य रूप से पुलिस और राजस्व विभाग की भूमिका समझाई गई है। यहाँ इस अध्याय से प्रबल संभावना है जिन एमसीक्यूज के पूछे जाने की, और उनकी हमने यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी दी है और उन्हें एमसीक्यूज को भी लेके आए हैं। देखिए, पटवारी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटवारी क्या होता है, पटवारी गांव विशेष का एक पटवारी होता है और वह उस गांव की जमीन के विषय में नाप तोल आदि का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। पटवारी का मुख्य कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड यानी अभिलेख रखना होता है। दूसरा कथन कह रहा है, पटवारी किसानों से भूमि कर यानी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और सरकार को फसलों की जानकारी देता है। तीसरा कथन कह रहा है कि एक पटवारी केवल एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। केवल एक और दो, या केवल 2 और 3, या 1 2 3 सभी सही। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 और 2 सही है। पटवारी जिसे लेखपाल, कर्मचारी या कानूनगो भी कहते हैं, इसका मुख्य काम जमीन की पैमाइश करना और रिकॉर्ड रखना होता है। वह खेतों में उगी फसल की जानकारी सरकार को देता है और राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि आमतौर पर पटवारी के पास में एक पटवारी के पास में कई गांव की जिम्मेदारी होती है, केवल एक गांव की नहीं। अतिरिक्त जानकारी देखिए, पटवारी जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखता है उसे खसरा कहते हैं। इसमें जमीन के मालिक का नाम, क्षेत्रफल, उगाई गई फसल आदि का विवरण होता है। उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह कानून केवल शहरी संपत्ति पर लागू होता है, कृषि भूमि पर नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि इस कानून ने केवल अविवाहित बेटियों को ही पिता की संपत्ति में अधिकार दिया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस कानून के तहत बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह कानून बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देने से मना करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में। पहले हिंदू महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन पर केवल बेटों का अधिकार माना जाता था या बेटों में ही उसे बांटा जाता था। अब 2005 में क्या बदलाव हुआ, 2005 के संशोधन के बाद नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को भी जमीन में बराबर हिस्सेदारी मिलती है या बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, जिला प्रशासन के पदक्रम के संदर्भ में तहसीलदार के बारे में क्या सही है। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट को छोटे खंडों में बांटा जाता है जिन्हें उपखंड या तहसील
या तालुका के नाम से जानते हैं। तहसीलदार का काम पटवारी के काम का निरीक्षण करना होता है। और ऑप्शन सी है या कथन 3 है, तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही रंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा हो। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी। तो 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या देखिए, जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी जिलाधिकारी होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। जिले के उपखंडों यानी सब डिवीजन को की देखभाल के लिए, ये देख रेख के लिए उसके नीचे तहसीलदार यानी राजस्व अधिकारी होते हैं। ठीक है। तहसीलदार के काम क्या होते हैं? तहसीलदार के कार्य होते हैं पटवारी के काम की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड सुरक्षित हैं या राजस्व जमा हो रहा है, और राजस्व जमा हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड सुरक्षित हैं या नहीं, ये तहसीलदार का कार्य होता है, ये जांच करना। और ये यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनके रिकॉर्ड की नकल यानी कॉपी आसानी से मिल जाए। ठीक है। और वे जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आदि भी जारी करते हैं और जमीन से जुड़े विवादों को अपनी अदालत में सुनते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, पुलिस थानों की पुलिस थानों थाने के कार्यक्षेत्र पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या सही कथन चुनिए। तो कथन दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑप्शन भी कह रहा है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र के थाने में रपट यानी रिपोर्ट या एफआईआर लिखवा सकते हैं। या ऑप्शन सी कह रहा है, चोरी के मामले में एफआईआर केवल जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस में ही लिखवाई जा सकती है। या ऑप्शन डी कह रहा है, गांव के झगड़ों के लिए पुलिस थाने की नहीं, केवल पंचायत की भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हर पुलिस थाने के एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र मतलब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? हर पुलिस थाने का एक तय भौगोलिक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उस थाने में लिखवाई जा सकती है। यह उस थाने के थानेदार यानी एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वह मामलों की जांच करे। आप सीधे किसी दूसरे क्षेत्र के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। हालांकि अब जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी कक्षा 6 के स्तर पर क्षेत्राधिकार की अवधारणा को समझना मुख्य है। हालांकि अब एफआईआर आप कहीं भी करवा सकते हैं। जिस स्थान पर आपके साथ में कोई भी घटना घटित हुई है, उसी क्षेत्र के थाने में आप डायरेक्ट एफआईआर करवा सकते हैं, अथवा ऑनलाइन भी रिपोर्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। ये वर्तमान में सुविधाएं प्रदान की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगले अध्याय, जो कक्षा 6 का अगला अध्याय है, अध्याय नंबर 6, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से दिए गए हैं। एक शब्द है खसरा। खसरा क्या होता है? इसमें जमीन का रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। ठीक है। दूसरा शब्द है मेड़ यानी बंड। ये दो खेतों को अलग करने वाली सीमा होती है। ठीक है। एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना प्रभारी। यह अध्याय जमीन से जुड़े विवादों और महिला अधिकारों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, अध्याय नंबर 7 जो है, अध्याय 7 क्या कह रहा है? नगर प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमें शहरों के प्रबंधन की जटिलताओं से परिचित कराता है। और गांव की तुलना में शहर बहुत बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ की व्यवस्था, सफाई, रोशनी, पानी, यातायात आदि का संभालना अधिक कठिन कार्य है। यूपीएससी के लिए यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि बनाम प्रशासनिक अधिकारी और निजीकरण यानी सब
सब कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इस अध्याय से प्रबल संभावित एमसीक्यूज और विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसके बाद में देखिए अध्याय 7 क्या कह रहा है, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में पार्षद यानी काउंसलर और आयुक्त यानी कमिश्नर के बीच में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर आपको मुख्य अंतर बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अगला हमारा कथन दिया गया है, पार्षदों की समितियां यानी कमेटीज निर्णय लेती हैं जैसे पार्क कहाँ बनेगा, और जबकि आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं। कथन 3 कह रहा है, बजट बनाने का काम पूरी तरह से आयुक्त का होता है, इसमें पार्षदों की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1 2 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। देखिए कथन देख लेते हैं। कथन 1 सही है, व्याख्या में कथन 1 सही है, और इसमें कहा गया है कि शहर अलग अलग वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड का एक पार्षद चुना जाता है। वहीं कमिश्नर यानी आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार करती है। कथन 2 सही है क्योंकि नीतियां बनाना और निर्णय लेना पार्षदों या उनकी समितियों का काम होता है, और उन निर्णयों को जमीन पर उतारना या लागू करना प्रशासनिक अधिकारियों यानी कमिश्नर्स का काम होता है। कथन 3 गलत है क्योंकि बजट बनाना एक सामूहिक प्रक्रिया है, सारे पार्षद मिलकर बजट बनाते हैं और सबकी राय से बजट बनाया जाता है कि पैसा कितना और कहाँ खर्च किया जाएगा। आयुक्त तो उसे अपनी मर्जी से नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 कह रही है कि नगर निगम यानी म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिकाएं में क्या अंतर होता है। दोनों में अंतर बताना है। दोनों एक ही संस्था के अलग अलग नाम हैं, या दोनों बड़े शहरों में प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं जबकि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है जबकि नगर पालिका राज्य सरकार के अधीन है। ऑप्शन डी कह रहा है कि नगर निगम केवल पुलिस का काम देखता है जबकि नगर पालिका सफाई का काम देखती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बड़े शहरों में प्रशासन चलाने वाली संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं जबकि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में स्पष्ट किया गया है कि जनसंख्या और शहर के आकार के आधार पर नाम बदल जाते हैं, ठीक है। इसमें 10 लाख की जनसंख्या या उससे अधिक की जनसंख्या, फिर उसके बाद में 50 लाख की जनसंख्या, इस प्रकार से उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, ठीक है। नाम में बदलाव हो जाता है कि किस प्रकार से उसे पुकारा जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट बता रहा है कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि इन शहरों में संस्थान को नगर निगम कहते हैं यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। छोटे शहरों या छोटे कस्बों में नगर पालिका के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कचरा उठाने और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के संदर्भ में उप अनुबंध यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के संदर्भ में सब कॉन्ट्रैक्टिंग शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी में किस संदर्भ में किया गया है, इसमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि नगर निगम अपना काम जैसे कचरा उठाना निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनीज को सौंप देता है। इसका अर्थ है कि दो नगर निगम मिलकर काम करते हैं, या यह सरकार द्वारा लगाया गया नया कर है, या यह पार्षदों के चुनाव की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ है कि नगर निगम अपना काम जैसे कचरा उठाना निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनीज को सौंप देता है। कचरा उठाने का काम या इस प्रकार के काम नगर निगम प्राइवेट कंपनियों को सौंप देता है। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। मतलब हाल के समय में पैसे बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने
के लिए निजी ठेकेदारों यानी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम सौंप दिया है। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। ठीक है। प्रभाव, इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी यानी प्राइवेट कंपनी के मजदूर करते हैं। एनसीईआरटी यह भी नोट करती है कि निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनियों के मजदूरों की नौकरी अक्सर अस्थायी होती है और उनके पास सुरक्षा साधन कम होते हैं यानी सेफ्टी गियर्स कम होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4 कह रही है कि 1994 में सूरत शहर में फैली प्लेग महामारी, 1994 में प्लेग नामक महामारी फैली थी, उसका मुख्य कारण क्या था, इसके विषय में बताना है। जैसा कि एनसीईआरटी में इसकी चर्चा की गई है। पानी की पीने के पानी में रसायनों का मिल जाना या शहरों में गंदगी और कूड़े कचरे का उचित निपटान न होना जिससे हवा के जरिए बीमारी फैलती है। मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप या खाद्य पदार्थों में मिलावट। कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शहर में गंदगी और कूड़े कचरे का उचित निपटान न होना जिससे हवा के जरिए बीमारी फैलती है या फैली। व्याख्या देखो, यह एक केस स्टडी है। 1994 में सूरत में भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था ये सूरत। ठीक है। सूरत किसमें था? भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग कचरा कहीं भी फेंक देते थे। नगर निगम ने सफाई में लापरवाही बरती और इससे प्लेग फैल गया जो हवा के जरिए फैलता है। कई लोगों की जान गई और लाखों लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। इससे सीख क्या मिली कि इस घटना के बाद नगर निगम ने मुस्तैदी दिखाई और आज सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है या गिना जाता है। यह प्रशासन की जवाबदेही का उदाहरण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नगर निगम की आय यानी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा किस टैक्स से आता है? आयकर से यानी इनकम टैक्स से, संपत्ति कर से यानी प्रॉपर्टी टैक्स से, या जीएसटी या कृषि कर। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है संपत्ति कर से यानी प्रॉपर्टी टैक्स से। फिर उसके बाद में देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या। नगर निगम को घर, पानी, मनोरंजन और पार्किंग आदि पर टैक्स लगाने का अधिकार है। एनसीईआरटी के अनुसार लोगों द्वारा दिए गए संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स से निगम की कुल आय का लगभग 25 से 30% हिस्सा आता है। जिनके पास अपने घर होते हैं वे यह टैक्स देते हैं। तो उसके बाद में अध्याय 7 के महत्वपूर्ण बिंदु या समरी देख लेते हैं। विरोध करने का तरीका क्या होता है? अगर किसी वार्ड में समस्या जैसे बिजली के तार कट लटक रहे हों या इस प्रकार की अन्य कोई समस्या हो तो लोग अपने पार्षद यानी काउंसलर के पास जाते हैं। अगर समस्या बड़ी है तो वे कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन भी करते हैं, जैसा कि गंगाबाई की कहानी में बताया गया है कक्षा 6 की किताब में। फिर उसके बाद में पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग क्या होता है? पुनर्चक्रण कचरा बीनने वाली रैग पिकल्स रैग पिकल्स कचरे के पुनर्चक्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उन्हें अक्सर उचित सम्मान या सुरक्षा नहीं मिलती। फिर उसके बाद में देखिए, यह अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकता, किसानों के प्रकार और ऋणग्रस्तता जैसे गंभीर मुद्दों की समस्या सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आने वाला है अगला अध्याय। यहाँ इस अध्याय से प्रबल संभावित एमसीक्यूज और विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। अध्याय 8 देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, इसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। प्रश्न कह रहा है कि भारत में खेतीहर मजदूरों यानी एग्रीकल्चर लेबर्स की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि ये वे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, ये बहुत कम हो या फिर बहुत कम होती है और वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं। कथन 2 कह रहा है कि इनमें से इनके पास पूरे साल नियमित रोजगार होता है क्योंकि खेती का काम साल भर चलता है। कथन 3 कह रहा है कि भारत के ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो विकल्प दिए गए हैं कथन के आधार पर। विकल्प केवल एक और केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन
या 1, 2, 3 सभी? तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 3। व्याख्या देखिए, केवल एक कथन कथन एक सही है। खेतिहर मजदूर, जैसे एनसीईआरटी की कहानी में तुलसी की कहानी बताई गई है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर भूमिहीन होते हैं या उनके पास नाम मात्र की जमीन होती है और वे अपनी आजीविका के लिए बड़े किसानों के खेतों पर निर्भर होते हैं या रहते हैं। अगला गलत कथन जो है दूसरा नंबर का, उसके विषय में देख लेते हैं। कृषि कार्य मौसमी यानी सीजनल होता है। कृषि कार्य जो है मौसम के आधार पर चलता है, ठीक है। बुवाई, निराई, कटाई आदि के समय ही काम मिलता है। साल के बाकी समय में जब फसल पक रही होती है, इनके पास में कोई काम नहीं होता, इसलिए इन्हें आजीविका के लिए दूसरे काम जैसे पत्थर तोड़ना, बालू ढोना या अन्य प्रकार के कार्य खोजने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर 5 में से 2 परिवार यानी लगभग 40% खेतिहर मजदूर हैं। यह वर्ग गरीबी और कर्ज के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, छोटे किसानों द्वारा साहूकारों यानी मनी लेंडर्स से ऋण लेने और उसकी अदायगी के चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। गलत कथन बताना है। छोटे किसान अक्सर खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से पैसे उधार लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर फसल खराब हो जाए, सूखा या कीड़ा लगने से तो किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे जिसे कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कर्ज चुकाने के लिए अक्सर किसानों को अपनी फसल साहूकार को बाजार के भाव से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत सरकार ने कानून बनाकर यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी किसान केवल बैंक से ही ऋण लेंगे, साहूकारों से नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है विकल्पों के आधार पर। क्योंकि यद्यपि सरकार बैंकों के माध्यम से सस्ता ऋण प्रदान करती है, जिसमें केसीसी जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, ठीक है। लेकिन आज भी एक बड़ा हिस्सा विशेषकर छोटे और सीमांत किसान कागजी कार्रवाई की जटिलता और बैंक की अनुपलब्धता के कारण साहूकारों पर निर्भर है। ऐसे में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अनौपचारिक ऋण को पूरी तरह से रोक सके या और यही ऋणग्रस्तता यानी रूरल इनडेप्टनेस का मुख्य कारण है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट दिया गया है उसे देखिए। बाकी कथन ए, बी और सी बिल्कुल सही हैं। एनसीईआरटी में शेखर की कहानी यही दर्शाती है कि कैसे उसे साहूकार को कम दाम पर धान बेचना पड़ता है, क्योंकि उसने उसे उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नागालैंड के चिजामी गांव और वहां की खेती के तरीके के बारे में एनसीईआरटी में क्या विशेष उल्लेख है। वहां के लोग झूम खेती करते हैं यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर वहाँ सीढ़ीनुमा खेती जिसे टेरेस फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है कि वह की जाती है, और लोग जो है समूहों में मिलकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वहाँ केवल चाय के बागान हैं, या ऑप्शन डी कह रहा है वहाँ लोग खेती नहीं करते, केवल शिकार करते हैं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है और लोग समूह मिलाकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्य है। नागालैंड के फेक जिले में चिजामी गांव है, जहां पर चाखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं यानी टेरेस कल्टीवेशन करते हैं, जिसका मतलब है कि पहाड़ी ढलानों को समतल करके सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी भरा रहे, और वे चावल की खेती के लिए अच्छे होते हैं।
फिर उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है कि उसकी सामाजिक विशेषता यह है कि वे अकेले काम नहीं करते बल्कि 6 से 8 लोग समूह बनाकर काम करते हैं और पहाड़ का काम निपटाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के जीवन के संदर्भ में मानसून का मौसम उनके लिए कठिन क्यों होता है? मानसून का समय उनके लिए कठिन क्यों होता है? क्योंकि बारिश में नाव डूबने का खतरा रहता है, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए वे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सकते, या क्योंकि सरकार बारिश में मछली पकड़ने पर टैक्स लगा देती है, या क्योंकि बारिश में मछलियां समुद्र के बहुत गहरे तल में चली जाती हैं। तो इसका विकल्प बी सही है। देखिए, मानसून लगभग 4 महीने का समय है और उस समय मछलियों का प्रजनन काल होता है, यानी ब्रीडिंग सीजन होता है। मछलियों की संख्या को बनाए रखने के लिए मछुआरे इस दौरान समुद्र में नहीं जाते। यह उनके लिए बेकारी का समय होता है। ठीक है? इस दौरान उन्हें अपना घर चलाने के लिए व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है और बाद में मजबूर होकर उन्हें अपनी मछली उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती है। फिर उसके बाद में इसका मुख्य समरी देख लेते हैं, टेक अवे देख लेते हैं पूरे अध्याय की। कृषि की विविधता। गांव में लोग केवल खेती नहीं करते, वे जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता, शहद आदि इकट्ठा करते हैं या दुधारू पशु डेयरी पालन करते हैं। ये गैर कृषि कार्य की भी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्महत्या का कारण। कर्ज का बोझ यानी डेब्ट ट्रैप में फंस करके किसान अ, आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों की विपदा और आत्महत्या का मुख्य कारण बताया गया है कर्ज का बोझ। ठीक है? बड़े किसान यानी रामालिंगम, बड़े किसान रामालिंगम के बारे में, इनके पास जमीन के अलावा चावल की मिल, मिल मतलब जहाँ पर चावल की सफाई की जाती है, और बीज खाद की दुकानें भी होती हैं। ये गांव के छोटे किसानों को ब्याज पर पैसा भी देते हैं। अब अध्याय नंबर 9 देख लेते हैं। अनियमित मजदूरी यानी कैजुअल वर्कर्स कैजुअल वर्क्स कैजुअल वर्कर्स और स्थायी कर्मचारी यानी परमानेंट परमानेंट एम्प्लॉयज के बीच में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो कथन दिए गए हैं। अनियमित मजदूरों जैसे दिहाड़ी मजदूर को कोई नियमित वेतन, भविष्य निधि यानी पीएफ या चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। दूसरा कथन कह रहा है स्थायी कर्मचारियों को इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी मिलती है। इतवार मतलब संडे। ठीक है? जबकि अनियमित मजदूरों को छुट्टी लेने पर उस दिन पैसे नहीं मिलते। और तीसरा विकल्प कह रहा है स्थायी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होती है, जबकि अनियमित मजदूरों को काम कम होने पर भी कभी भी हटाया जा सकता है। काम कम होने पर कभी भी हटाया जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। उसके बाद में देखिए, अनियमित दिहाड़ी मजदूर क्या होते हैं। एनसीईआरटी में फैक्ट्री में काम करने वाली निर्मला का उदाहरण दिया गया है। उसे तभी काम मिलता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उसे कोई जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल लाभ या पेंशन नहीं मिलती। अगर वह बीमार पड़े या छुट्टी ले ले तो उस दिन की कमाई कट जाती है, उस दिन उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता। स्थायी कर्मचारी क्या होते हैं? परमानेंट एम्प्लॉयज। एनसीईआरटी में ऑफिस मैनेजर सुधा का उदाहरण है। उसे हर महीने नियमित वेतन मिलता है, चाहे काम कम हो या ज़्यादा हो। उसे बुढ़ापे के लिए बचत यानी पीएफ भी मिलता है और मुफ्त इलाज और सवेतन छुट्टियां यानी पेड हॉलीडेज भी मिलती हैं। यह संगठित क्षेत्र की विशेषता है। लेबर चेक क्या होता है? इसका उल्लेख एनसीईआरटी के इस अध्याय में किया गया है। वह जगह जहां मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन हड़ताल करते हैं, या वह स्थान जहां दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ काम
मिलने के इंतजार में जमा होते हैं, या वह सरकारी कार्यालय जहां मजदूरों का पंजीकरण होता है, या वह बाजार जहां केवल मजदूरों के लिए सामान बिकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान जहां दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ काम करने के लिए काम मिलने के इंतजार में जमा होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेबर चौक कहलाता है। अब लेबर चौक के विषय में देख लेते हैं। यह शहरों में एक ऐसा स्थान होता है जहां दिहाड़ी मजदूर यानी मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, बोझा ढोने वाले सुबह सुबह अपने औजार लेकर बैठते हैं। जिन लोगों को काम करवाना होता है वे यहाँ आते हैं और मोल भाव करके उन्हें काम पर ले जाते हैं। यह रोजगार की असुरक्षा और अनिश्चितता का प्रतीक है। रिक्शा चालक, बच्चू माझी जैसे लोग भी इस श्रेणी में आते हैं, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब में उदाहरण दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। वेंडिंग जोन या फेरी वालों के लिए कानून में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, पहले फेरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स को शहर के ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए रुकावट माना जाता था और पुलिस उन्हें अक्सर हटा देती थी। सरकार ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि फेरी लगाना लोगों की आजीविका का अधिकार है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि अब सुझाव दिया गया है कि शहरों में कुछ इलाकों में वेंडिंग जोन के रूप में तय किया जाए, वहाँ वे रोक-टोक सामान बेच सकें। विकल्प दिए गए हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या केवल विकल्प तीनों 1, 2 और 3। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। एनसीईआरटी बताती है कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के लिए उनके पास में कोई सुरक्षा नहीं थी। पुलिस उन्हें कभी भी हटा देती थी या उनका सामान जब्त कर लेती थी। अब नया दृष्टिकोण क्या है? अब सरकार और न्यायपालिका ने माना है कि यह उनकी रोजी रोटी का अधिकार है। राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का विस्तार है और सरकार इसका समाधान क्या है? शहरों में ऐसे क्षेत्र यानी वेंडिंग जोन्स निर्धारित करने का काम चल रहा है जहां वे कानूनी रूप से दुकान लगा सकें और कुछ क्षेत्र नो वेंडिंग जोन हो ताकि ट्रैफिक ना रुके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के महानगरों में कॉल सेंटर रोजगार के नए क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। भारत में इनके सफल होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ जमीन बहुत सस्ती है, या यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले युवा आसानी से मिल जाते हैं और वेतन कम होता है, या ऑप्शन सी है यहाँ कंप्यूटर का निर्माण होता है, या ऑप्शन डी यहाँ सरकार कॉल सेंटर को मुफ्त बिजली देती है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले युवा आसानी से मिल जाते हैं और उनका वेतन कम होता है। फिर उसके बाद में देखिए विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में कहा गया है कि विदेशी कंपनियां अपने काम जैसे ग्राहकों की शिकायतें सुनना भारत के कॉल सेंटरों को देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले और शिक्षित युवा कम वेतन पर काम करने के लिए मिल जाते हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को मुनाफा बढ़ता है। फिर उसके बाद में इस अध्याय का समापन देख लेते हैं और मुख्य सारांश देख लेते हैं। कक्षा 6 की इस एनसीईआरटी की किताब का यहाँ पर समापन हो जाता है। इससे हमने अब तक क्या सीखा है ये देख लेते हैं। विविधता क्या है? विविधता भारत की ताकत भेदभाव यानी पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ बुरा होता है। भेदभाव बुरा होता है, पूर्वाग्रह बुरा होता है, रूढ़ियाँ खराब होती हैं। ठीक है। सरकार क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र और सरकार के स्तर होते हैं। ठीक है। लोकतंत्र और राजतंत्र ये सरकार के स्तर होते हैं। पंचायती राज, ग्राम सभा की शक्ति पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। प्रशासन में पटवारी जो जमीन के लिए और पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के लिए होती है। शहरी प्रशासन, नगर निगम और पार्षद और आयुक्त। आजीविका, कृषि कृषि की मौसमी प्रकृति, कर्ज का जाल और शहरी मजदूरों की असुरक्षा इससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये हमारा एनसीईआरटी का कक्षा 6 का जो पूरा पुस्तक का निचोड़ है, उसके जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एमसीक्यूज थे, वो सब हमने अब तक देख लिए। ठीक है।
अब इससे हमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं मिलता है कि उसमें से कुछ भी छूटा हो। पूरी पुस्तक का हमने सारांश देख लिया है। इसी प्रकार से हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में अगली क्लास 7 की भी पुस्तक का निचोड़ देख लेंगे एनसीईआरटी की। जिससे यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं और जो कुछ भी आने की संभावनाएं हैं, वह सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आपने इतना सब कुछ देखा, धैर्य के साथ हमारे संग में बने रहे। फिलहाल इसके लिए धन्यवाद और इसके बाद में फिर मिलते हैं किसी नई और दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।